गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 पे कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत परिपथ। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, जो सिंपल सर्किट होते हैं, सरल विद्युत परिपथ होते हैं, उसमें विद्युत धारा और विभवांतर का मान हम ओम के नियम से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब परिपथ जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसमें पता नहीं लग पाता है कि प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, और साथ में बहुत सारे सेल उसके अंदर कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस जटिल परिपथों में विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम किरचॉफ के नियम डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस हैं या उसके यूजेज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज और एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन सेतु की अनुप्रयोग में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। और उसके बाद में पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, विभव मापी के सिद्धांत और उसकी कार्यप्रणाली और उसके अनुप्रयोग। ओके, तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम। देखिए, जटिल विद्युत परिपथों में विद्युत धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको हम कहते हैं संधि नियम या धारा का नियम। ओके, और सेकंड इसमें है किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टा का नियम। ओके, पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम, और सेकंड है इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या वोल्टा नियम। तो किरचॉफ के नियम को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उसको समझते हैं। तो इसमें अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो है संधि। जैसे हमने इसमें भी लिखा, मैंने संधि नियम। तो संधि नियम से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए संधि होती क्या है इसमें। ठीक है, तो संधि क्या होती है? देखिए, मतलब परिपथ के अंदर, परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि कहलाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक सेकेंड पॉइंट आता है शाखा, ब्रांच क्या होती है? तो ये परिपथ का वह भाग है परिपथ का वह भाग जिसमें
धारा का मान नियत होता है उसे शाखा कहते हैं। शाखा या ब्रांच कहते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें आता है लूप। लूप का मतलब होता है वह बंद पथ होता है जिसमें प्रतिरोध, संयोजक तार और सेल लगे होते हैं। वह बंद परिपथ जिसमें संयोजक तार, प्रतिरोधक, व सेल या सेल उपस्थित होते हैं, लूप कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझिए। ये अपने पास एक सर्किट है, ये सेल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरा सेल E2, और ये R2, और ये कैपिटल R। यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ से I2, और इसमें करंट फ्लो हो रही है वो I3। ओके, क्लियर। और ये A, B, C, D, E और F। तो देखिए इस प्रत्येक पॉइंट को समझिए ध्यान से। विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं। तो आप देख रहे हो इस परिपथ में केवल दो ही बिंदु ऐसे हैं जिस पर तीन शाखाएं मिल रही हैं। तीन से अधिक तो नहीं मिल रही, लेकिन तीन शाखाएं मिल रही हैं, और वो बिंदु अपने पास है वो A और D। तो इस सर्किट में संधि, इस परिपथ में संधि होंगे वो मैं यही कर देता हूँ। इस परिपथ में अगर संधि है तो वो है A और D, जिस पर तीन ब्रांचेस, तीन शाखाएं मिल रही हैं। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, सेकंड इसमें डेफिनेशन बताई थी, परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है उसे शाखा कहते हैं। तो देखिए इसमें अब I1 करंट किस भाग के अंदर फ्लो हो रही है, A B C D। इस पूरे भाग के अंदर करंट की वैल्यू है वो I1 है, तो यहाँ A B C D एक शाखा होगी। I2 है वो केवल AD में नियत है, इसी में बह रही है, तो ये इसमें एक शाखा होगी। और A F E D, इसमें आप देख रहे हो करंट फ्लो हो रही है I3, ये भी एक शाखा होगी। लेकिन B A F ये एक शाखा नहीं है, क्यों? इसमें करंट I1 है यहाँ, तो BA में, और यहाँ करंट है वो I3 है, तो ये शाखा नहीं है। शाखा का मतलब है जिसमें करंट का मान नियत है, तो इसमें शाखाएं होंगी वो होंगी A B C D और A D और A F E D। क्लियर हो गया। अब थर्ड आता है इसमें लूप। तो लूप का मतलब होता है वह बंद पथ जिसमें संयोजक तार या प्रतिरोधक और सेल, या केवल प्रतिरोधक लगे हो या केवल सेल लगे हो, लेकिन वो बंद पथ होना चाहिए। बंद पथ का मतलब है जैसे आप ए पर यहाँ से स्टार्ट हुए और घूम फिर कर वापस कहाँ गए, ए पर आ गए, तो वो बन जाएगा लूप। ऐसे ही आपने यहाँ से स्टार्ट होकर घूमकर वापस
ए पर आ गए तो एक बंद पथ बन जाएगा, तो वो होगा लूप होगा। तो इसमें देखिए लूप ए बी सी डी ए से चले थे घूमकर यहाँ आ गए तो ये बन गया एक लूप। तो यहाँ लूप है एक ए बी सी डी ए। फिर दूसरा देखो, आप घूमकर यहाँ से ए डी ई एफ ए से चले डी पर, डी से चले ई पर, ई से चले एफ पर, एफ से चले ए पर, तो ये एक लूप हो गया। और एक ऐसा हो सकता है ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये के बड़ा बंद पथ हो जाएगा, वो भी लूप होगा। ए बी सी डी ई एफ और ए, तो ये भी इसमें लूप है। तो इसमें लूप टोटल अपने 2 तो इसमें संधि हैं, 3 इसमें ब्रांच हैं और 3 इसके अंदर लूप हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा किरचॉफ के नियम को समझने से पहले। संधि का मतलब जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, शाखा का मतलब वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, और लूप का मतलब वह बंद पथ जिसमें संयोजक तार, प्रतिरोधक व सेल या केवल प्रतिरोधक लगे हों या केवल इसमें सेल लगे हों, तो वो भाग होगा लूप। ठीक है, पथ बंद होना चाहिए, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट हो गए वापिस आपका एंड भी वहीं पर होना चाहिए, तो वो बन जाएगा एक बंद लूप। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम या धारा का नियम। अब देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा का नियम। देखिए इसको संधि का नियम इसलिए कहते हैं कि ये नियम है वो संधि पर लागू होता है, और ये नियम धाराओं के लिए दिया गया, विद्युत धाराओं के लिए, इसके लिए इसको धारा का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। जैसे देखिए इसमें ये अपने पास बिंदु ओ संधि है। संधि के लिए मैंने आपको बताया था 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, यहाँ तो मिल रही हैं 4, तो 3 से अधिक हो गई, तो बिंदु हो गया यहाँ संधि बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर मिलने वाली कुल धाराएं हैं I1, I2, I3 और I4, इन सब का योग होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। समझ में आ रही है? संधि की ओर आने वाली धाराओं को यदि धनात्मक लेते हैं तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए इस संधि पर हम लगाएं तो संधि ओ के लिए, संधि ओ के लिए किरचॉफ नियम लगाएं तो आने वाली धाराएं पॉजिटिव, I1 I2 पॉजिटिव, और I3 और I4 दूर जा रही हैं, तो I3 और I4 को हमें नेगेटिव लेंगे, तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, या इसको म्यू भी लिख सकते हैं सिग्मा I निवेशी और सिग्मा I निर्गत। ओके, मतलब किरचॉफ के नियम को, प्रथम नियम को हम दूसरे शब्दों में अगर इसको व्यक्त करें तो करेंगे कि इस विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं कितनी आ रही हैं? I1 और I2 का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग, दूर जा रही हैं I3 और I4,
तो इनका योग हो जाएगा I3 प्लस I4 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना आप, अगर हम निवेशी धारा को, हम आने वाली धारा को पॉजिटिव लेंगे तो निर्गत धारा को नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, या तो आप इसको कोई भी इसको न्यूमेरिकल हो तो या तो आप इसको इससे सोल्व कर लेना, चाहे आप इसको इससे सोल्व कर लेना, दोनों कंडीशन में आंसर है वो सेम आएगा। ओके, आगे देखिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकंड संधि की ओर आने वाला कुल आवेश, मतलब प्रति सेकंड संधि की ओर जितना आवेश आता है तो प्रति सेकंड संधि से उतना ही आवेश दूर चला जाता है। मतलब जितना आवेश प्रति सेकंड संधि की ओर आएगा उतना ही आवेश प्रति सेकंड संधि से दूर चला जाएगा, या किसी निश्चित समय अंतराल में जितना आवेश संधि की ओर आ रहा है उतने समय अंतराल में आवेश है वो संधि के दूसरी ओर से निकल जाएगा। मतलब यहाँ आवेश न तो उत्पन्न होगा न संचित होगा, अर्थात कुल आवेश इसमें सुरक्षित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, मतलब संधि की ओर आने प्रति सेकंड संधि की ओर आने वाला आवेश इक्वल टू प्रति सेकंड संधि से दूर जाने वाला आवेश, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब संधि पर न तो आवेश उत्पन्न होगा न आवेश से संचित होगा, जितना आवेश आएगा उतना आवेश वहाँ से दूर निकल जाएगा, वहाँ पर आवेश का कोई संचय नहीं होगा। अतः किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके, अब देखिए इस पर किरचॉफ के फर्स्ट नियम पर आधारित है न्यूमेरिकल। दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पास सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो रही है, यहाँ 1.5 है या 0.5 है वो दूर जा रही है, और यहाँ I है वो भी C से दूर जा रही है और 1 भी दूर जा रही है। I का मान हमें ज्ञात करना है। तो माना शाखा A, B और BC में धारा के मान क्रमशः X और Y हैं। इसका आंसर देखिए, ये हमने माना है, माना शाखा AB व BC में धारा के मान क्रमशः X व Y हैं। ठीक है, अब देखिए संधि A पर किरचॉफ के धारा के नियम से
इसको शॉर्ट में KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आने वाली कुल धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाली कुल धाराओं का। तो जाने वाली कितनी टोटल? x, देखो जाने वाली है x और आने वाली इसमें 3 और 1.5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1.5 इक्वल टू 4.5 एम्पियर। ओके, अपने इस नोट्स में ये वाला डायरेक्शन इधर होगी इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा देता हूँ। देखिए इसमें आने वाली धारा 3 एम्पियर और जाने वाली 1.5 और x, तो यहाँ 1.5 प्लस x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1.5 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये तो आ गया 1.5 एम्पियर। ओके, अब देखिए संधि B पर, संधि B पर देखेंगे तो आप देखो इसमें आने वाली धाराएं, आने वाली तो इसमें x है और जाने वाली है वो y और 0.5, तो y प्लस 0.5 इक्वल टू x, तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू पता ही है आपको 1.5 माइनस 0.5, तो y इक्वल टू 1 एम्पियर। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 1 एम्पियर। अब लगाएंगे हम संधि C पर, C पर आप देखोगे आने वाली y है और जाने वाली यहाँ i प्लस 1 इक्वल टू y, i इक्वल टू y माइनस 1, सॉरी ये इसमें 0.5 है, 0.5, ये आ जाएगा y 0.5 और माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5, तो i इक्वल टू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने को परिपथ दिया हुआ है और इसमें धारा I का मान ज्ञात करना, तो हम इनको पॉइंट मान लेते हैं, ये A, B और C और ये D। ठीक है, अब इस शाखा में हमें पता नहीं है धारा कितनी है, तो इसमें हम मान लेते हैं धारा वो x है, और इस शाखा में पता नहीं है तो हम इसमें मान लेते हैं y है, और यहाँ मान लेते हैं z। ठीक है, तो पहला हम लगाएंगे संधि A पर किरचॉफ का प्रथम नियम KCL लगाने पर, KCL लगाएंगे तो आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा, आने वाली इसमें देखो ये बताया था ना I निवेशी इक्वल टू सिग्मा I निर्गत, तो आने वाली देखो इसमें 15 और जाने वाली x प्लस 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 8 एम्पियर। ओके, अब लगाएंगे संधि B पर, संधि B पर लगाएंगे तो आप देखो इसमें आने वाली x प्लस 2 इक्वल टू जाने वाली y, तो x इसमें अपना है 8 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 10 एम्पियर। ओके, अब उसके बाद में तो y इक्वल टू आ गया 10 एम्पियर। अब संधि
डी पर देखिए, आने वाली धारा 7 एम्पियर, जाने वाली 5 प्लस जेड, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 एम्पियर। तो जेड इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। अब रह गया संधि सी। संधि सी पर देखेंगे तो आने वाली इक्वल टू जाने वाली, आने वाली अपनी है y प्लस जेड और इक्वल टू आई, तो y इसमें 10 प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल टू 12 एम्पियर। ठीक है, और इसको आप चेक करना चाहो तो वैसे चेक कर सकते हो। आप देखिए जहाँ से बाहर से धाराएं आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लो। अब इस सर्किल पर आप देखो कितनी धाराएं अंदर आ रही हैं, 15 और 2, 15 और 2 17 हो जाएगी ना, और जा कितनी रही हैं इसमें से 5, तो ये कितनी आ जाएगी अपनी 17 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 12 में। आने वाली इनको बीच में मत देखो, आप बाहर से देख लो, एक बार चेक कर लो इसको। फिर आने वाली 15 प्लस 2 इक्वल टू जाने वाली 5 प्लस आई, तो 17 में से 5 जाएगा तो आई इक्वल टू आ जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। आई का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये दिए हुए 5, 4, 2 और 4 और आई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था संधियों पर केसीएल लगाने पर, केसीएल लगा देंगे तो आने वाली इक्वल टू आई, निर्गत आने वाले देखो 5 प्लस 4 प्लस 2 और जाने वाली 4 प्लस आई, 4 से 4 कैंसिल, तो आई इक्वल टू 7 एम्पियर। ओके, क्लियर।